जहाँ पे हम लोग 10 से 12 मेंबर एक बहुत ही छोटे से घर में रहते थे। कि वो टाइम पे मेरा जॉब क्या था पता है आपको? मैं नीचे मतलब साड़ी की दुकान ऐसे खुलती थी सुबह 8:30 बजे। मैं झाड़ू मारता था और वहाँ पे जो कांच होते हैं ना उस पे स्प्रे मार के पेपर से साफ करता था। अब लकीली मैं स्टॉक मार्केट के फील्ड में आया और वो टाइम पे मेरा काम था सेल्समैन। मैं वहाँ पे ऐसा शॉक हो गया कि आज तक मैं इतने सारे चीज़ों के पीछे भाग रहा था कि क्या कोई सीक्रेट फार्मूला है, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मुझे पैसा कमा के दे सकती है। और वो स्ट्रैटेजी हमेशा मेरे आँख के सामने थी। जो शॉप में मैं पहले काम करता था, आप अभी भी जाके देखना, अंधेरी स्टेशन में, अंधेरी ईस्ट में लाखेरी साड़ी शॉप है। आज वो शॉप के सामने वाली बिल्डिंग में मेरा घर है 11th फ्लोर पे। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठक्कर और मैं हूं एक स्टॉक ब्रोकर और आप बोल सकते हो कि एक मोमेंटम शॉर्ट टर्म ट्रेडर। बट अगर आप यही चीज़ मुझे 7-8 साल पहले पूछते तो मेरे पास लाइफ में कोई गोल नहीं था। और अगर मैं आप लोगों को मेरी हिस्ट्री बताऊं, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप लोगों को मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, मेरी स्कूलिंग और मेरी फैमिली लाइफ से। तो हम लोग रहते हैं मुंबई में, मतलब मैं मुंबई में रहता हूं, अंधेरी करके एक एरिया है वहाँ पे। और मैं रहता था चौल में। और हम वहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते थे जहाँ पे हम लोग 10 से 12 मेंबर एक बहुत ही छोटे से घर में रहते थे। और छोटा मतलब क्या, मैं आप लोगों को बोलूँ तो 10 बाय 10 का घर होता था वो। बट मैं हमेशा ये सोचता था कि यही मेरी लाइफ है और ये मेरे लिए मस्त है, सही है, क्योंकि वो टाइम पे मुझे ज़्यादा कोई चीज़ों के बारे में पता नहीं था। मेरे मदर और मेरी फादर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखा। और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो गुजराती मीडियम से हुई है। उसके बाद मैंने स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया और अगर आपको मैं बोलूँ तो मेरे घर में मैं ही एक ऐसा पर्सन था जिसने स्कूलिंग कंप्लीट की है। और मैं अगर आप लोगों को बोलूँ तो मैं स्टडी में भी कुछ खास नहीं था, मैं बहुत ही, आप बोल सकते हो कि एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट था। अब ऐसा कॉन्फिडेंस लेके मैं आया कॉलेज के लिए। अब मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इतना भी कोई होशियार लड़का नहीं था, मैं बहुत ही एवरेज बच्चा था। तो मुझे कोई अच्छी कॉलेज तो मिलेगी नहीं। तो कॉलेज के टाइम पे कॉलेज ढूंढने के लिए भी मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल था। फिर हम लोग ने एक नॉर्मल कॉलेज जो यहाँ पे वर्सोवा में है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। अब मुझे टाइम आया ये सिलेक्ट करने का कि मुझे लाइफ में क्या करना है। पर मुझे पता नहीं था, क्योंकि अगेन मेरे फैमिली में से किसी ने भी कभी कोई ऐसा किया नहीं था। और ना कभी किसी को ऐसा आइडिया था कि भाई तू एमबीए कर ले, इंजीनियरिंग कर ले। तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलके कॉमर्स में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब आया है मेरा स्ट्रगल मेरे जॉब को ढूंढने के लिए। अब जॉब ढूंढने के लिए ये डिफिकल्टी होती थी कि मैं तो एक नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट था। और वो टाइम पे मुझे अभी पता है कि 2008 में बहुत ही बड़ी क्राइसिस चल रही थी, ग्लोबली रिसेशन चल रहा था। तो मेरे लिए जॉब ढूंढना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था। मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। तो मैं मतलब जनरली मेरा डेली रूटीन क्या होता था, सुबह उठो, पेपर पेपर देखो और पेपर में जो भी जॉब्स के लिए आर्टिकल आए हैं उसके लिए सर्च करो और वहां जाके जॉब के लिए ट्राई करो। पर मुझे जॉब ही नहीं मिल पा रहा था। और वो टाइम पे हमारे इंडिया में कॉल सेंटर और ऐसी सारी चीज़ें बहुत आई थी। तो मैं हमेशा मतलब किसी कॉल सेंटर में जाता था, वहाँ पे भी इंटरव्यू देता था। बहुत सारी ऑफिसेस में गया, वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं अपने जेब में अपना रिज्यूम लेके घूमता था। और मुझे जॉब मतलब अगर मुझे दिखा कि कोई ऑफिस है तो मैं वहाँ पे जाके सीधा पूछ लेता था कि भाई कोई जॉब ओपनिंग है, कोई वैकेंसी है तो आप मुझे बताइए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जॉब नहीं मिलती थी। अब मेरे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि मेरी कॉलेज ख़त्म होके ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए थे और मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि अभी मुझे जो भी जॉब मिलेगी मैं करूँगा और एटलीस्ट अपने घर वालों को मैं रिटर्न में कुछ ना कुछ दूँगा। तब मेरे कुछ जान-पहचान वाले लोग थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि अरे तू ऐसे क्यों नहीं करता है कि हमारे यहाँ पे अंधेरी स्टेशन पे बहुत सारी दुकानें हैं। तो मुझे बोला कि क्यों तू जाके ट्राई नहीं करता है, अगर तुझे सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए जॉब करना है तो वहाँ पे भी कर ले। तो मैंने एक साड़ी की शॉप थी अंधेरी स्टेशन पे, आज भी है लाखेरी। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना काम किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो टाइम पे मेरा जॉब क्या था पता है आपको? मैं नीचे मतलब साड़ी की दुकान ऐसे खुलती थी सुबह 8:30 बजे। मैं झाड़ू मारता था और वहाँ पे जो काँच होते हैं ना, उसपे स्प्रे मार के पेपर से साफ करता था। वो टाइम पे मैं बहुत रो मतलब अंदर से मैं रोता था कि क्या ये मेरी लाइफ है? क्या मैंने ये सारी चीज़ इसलिए की है? क्योंकि भले मेरी फैमिली लोअर मिडल क्लास थी,
पर उन्होंने कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम कभी होने नहीं दी थी। और वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा करूँगा। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पीरियड था, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू किया था। अब एक दिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक फैमिली प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे मेरे जो अंकल थे ना, उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा, एक कज़िन अंकल थे। उन्होंने पूछा कि बेटा तू क्या कर रहा है आजकल? तो मैंने बोला कि अंकल अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो साड़ी की जॉब कर रहा था वो मैं किसी को बताता भी नहीं था, क्योंकि मुझे खुद शर्म आती थी। तो मैंने उनको बोला कि अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई जान-पहचान में कोई हो तो मुझे बताइए, मैं जाके जॉब कर लूँगा। और उन्होंने मुझे एक जगह पे भेजा, उन्होंने मुझे मोतीलाल ओसवाल करके एक ब्रोकर है, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे जा, वहाँ पे कुछ ओपनिंग्स है अभी वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, और मुझे आज भी याद है, मैंने पिंक कलर का शर्ट पहना था और ग्रे कलर की पैंट पहनी थी, क्योंकि मेरे पास फॉर्मल कपड़े थे ही नहीं। तो मैंने एक शॉप से जाके मैंने मम्मी पापा से पैसे लेके वो कपड़े खरीदे थे, और मैंने वो शर्ट और पैंट पहन के इंटरव्यू दिया था, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, मैं कितना लकी हूँ, मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। बट 3-4 महीने बाद मुझे ये पता चला कि वो जॉब जो था, मतलब मुझे सेल्समैन का जॉब मिला था। बट मुझे थोड़े महीनों के बाद ये पता चला कि वहाँ पे सेल्समैन तो लोग किसी को भी रख लेते हैं। अगर आपने 3-4 महीना परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आपको जॉब से निकाल देते हैं। बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी अगर मुझे ये जॉब मिली है, और आप सोचो, जो पर्सन मतलब एक दुकान में झाड़ू मार रहा है, काँच साफ कर रहा है, अगर उसको कॉर्पोरेट लाइफ में एक जॉब मिली है, तो वो उसको ज़रूरी नहीं छोड़ेगा। अब वो टाइम पे मेरी सैलरी थी 6-7 हज़ार रुपया, और वो सैलरी से मैंने अपने ज आप बोल सकते हो कि लाइफ शुरू की। अब लकीली मैं स्टॉक मार्केट के फील्ड में आया, और वो टाइम पे मेरा काम था सेल्समैन। अब वो टाइम पे क्या होता था ना, सीआरएम करके एक सॉफ्टवेयर है। हम लोगों को 200 से 300 नंबर रोज़ मिलता था, और मुझे रोज़ कॉल करना होता था और मुझे एक पर्सनल टेबल भी नहीं मिला था। हम लोग 3 लोग थे, एक कंप्यूटर शेयर करते थे एज़ अ सेल्समैन, और हमारा काम ये होता था कि सुबह ऑफ़िस आओ, कॉलिंग करो, मीटिंग फिक्स करो, और क्लाइंट्स के पास जाके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। अभी आज के ज़माने में तो आप 2 मिनट में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट घर बैठे खोल लेते हो। बट 2008 और 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे ऑलमोस्ट मतलब 50 से 60 पेजेस वाले फॉर्म आते थे। उसमें आपके 50-60 सिग्नेचर होते थे, और वो सिग्नेचर ओपन होने के मतलब वो सिग्नेचर करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपके अकाउंट ओपन होते थे। अब वो टाइम पे जॉब में मुझे इतना प्रेशर था कि भाई हमें हर महीने 40 से 50 अकाउंट खोलना है, और हमारी रोज़ मीटिंग होती थी। मेरे जो बॉस थे अभिजीत साल्वी, मैं आज उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर वो टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी प्रेशर होता होगा और वो प्रेशर हम पे देते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे 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 मतलब मंथ एंड का टाइम था, और हमारा टारगेट कंप्लीट होने के लिए मेरे 2-3 अकाउंट बाकी थे। और मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये मंथ मैं तुझे जॉब से निकाल दूँगा। क्योंकि हर महीने हम लोगों को ये धमकी मिलती थी। अभी मुझे पता चला है कि ये धमकी थी, बट वो टाइम पे मैं ये सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता था, क्योंकि आप सोचो, वो लड़का जिसको एक मुश्किल से जॉब मिला है, और उसको ऐसे बोलते हैं कि अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो जॉब से निकाल देंगे, तो उसके लिए वो कितना पेनफुल होता होगा। तो एक दिन क्या हुआ ना, मेरी ऑफ़िस थी चर्च गेट में, और मैं सुबह वहाँ पे पहुँचा था, और मेरी मीटिंग थी 10 बजे। चरनी रोड पे, और मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि अगर आप 10 बजे के बाद अगर 1 मिनट भी लेट आए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे दूसरी और जगह जाना है, वो अर्जेंट है। और मुझे सिर्फ़ 1 अकाउंट चाहिए था अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। अब मैंने घाई-घाई में चर्च गेट से गलती से स्लो की जगह पे फ़ास्ट ट्रेन पकड़ ली थी, और मैंने रियलाइज़ किया कि चरनी रोड स्टेशन आने पर कि ये ट्रेन स्लो तो हुई है पर रुक नहीं रही है। एंड बिलीव मी, मैं वो ट्रेन से मतलब थोड़ी और ज़्यादा स्लो हुई ना, तो मैंने थोड़ा मतलब फ़ास्ट ट्रेन में उतरने की कोशिश की, और मैं गलती से वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली मैं गिर ही जाता था, बट वो टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ़ इतना ही चल रहा था कि मुझे वो टारगेट कंप्लीट करना है, और मैं वहाँ पे वो ट्रेन से उतर के फ़ास्ट मतलब मैं गिर गया, और मुझे बहुत सारी जगह पे लगा था, बट फिर भी मैंने वो क्लाइंट के पास जाके उसका अकाउंट ओपन किया, और मैं फिर फाइनली ये चीज़ मैंने मेरे बॉस को आज तक कभी नहीं बताई है, अदरवाइज़ वो मेरे पे वही टाइम पे शायद जॉब से निकाल देते। तो ऐसा प्रेशर मेरे जॉब में था। अभी टाइम आया मेरा 2011 का। अभी मैं जॉब करते-करते थोड़ा अच्छा भी हो गया था, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ भी पड़ गया था, और मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने अपना करियर 1987 से शुरू किया था एज़ अ स्टॉक ब्रोकर,
और धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ में अच्छे एक लेवल पे आए हैं और आज आपको पता है मोतीलाल ओसवाल क्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ब्रोकर बनूं और मैं भी अपने लाइफ में कुछ करूं। तो मैंने 2010 और 10 के एंड में मैंने ये सोच लिया था कि मैं एक ब्रोकर बनूंगा, मैं जॉब छोड़ने के बाद, और मैं अपने बिजनेस को खुद क्रिएट करूंगा। क्योंकि वो टाइम पे मुझे 7-8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी और जो भी मेरा अलाउंस था उसके साथ, और मेरा जो क्लाइंट्स का रेवेन्यू था ना वो बहुत ज़्यादा था, लाखों में था। तो मैंने वो टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि मैं एक फ्रेंचाइजी खोलूंगा, पर मैंने ऐसा सोचा था कि और थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद करूंगा। एंड अनफॉर्चुनेटली 2011 में मार्केट गिर गया। अब मार्केट मतलब मुझे आज भी याद है ऑलमोस्ट 25 से 30% मार्केट गिरा था। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है पता है, जैसे आज हम लोग सुनते हैं कि सब बड़ी बड़ी टेक कंपनी जॉब कट्स कर रही है, तो वो टाइम पे क्या हुआ था कि ब्रोकर्स अपने जो सबसे लोअर लेवल की एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका जॉब कट कर देते हैं। तो वो जॉब कट में मैं भी एक लड़का था, और मेरा भी सेल्स में से मेरे को काम पे से निकाल दिया, क्योंकि मैं अपने टारगेट्स तो कंप्लीट करता था, पर शायद मेरे से बेटर भी कोई थे तो मुझे जॉब पे से निकाल दिया। एंड मेरे लिए ये वापस से एक ऐसा पॉइंट आ गया लाइफ में कि अभी मैं क्या करूं। मैंने तो सोचा था और कुछ साल जॉब करूंगा और उसके बाद मैं अपना बिजनेस करूंगा। अब वो टाइम पे मैंने ऐसा सोचा कि मैं अभी से ही फ्रेंचाइजी लूंगा और मैं अभी से ही स्टॉक ब्रोकर बन जाऊंगा और अभी से ही मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। बट अगेन, जैसे आप अभी अच्छी तरीके से एकदम इजीली स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो या फ्रेंचाइजी ले सकते हो, तो 2011 में वो ऐसा सिचुएशन नहीं था। अगर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है तो आपको 3-4 लाख रुपया डिपॉजिट रखना पड़ता था और किसी ब्रोकर के पास, और उसके बाद आप एक सब ब्रोकर बन सकते थे। तो अभी मेरे पास इतना पैसा तो था भी नहीं कि मैं वहाँ पे रखूँ, क्योंकि मेरे सैलरी अकाउंट में जो भी पैसे आते थे वो मंथ खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते थे। तो मैंने मेरे जान-पहचान में जो मेरे जीजाजी हैं उनसे मैंने पैसे माँगे और उन्होंने लकीली मुझे पैसे दिए भी, पर उन्होंने मुझे बोला कि ये पैसे मैं तुझे दूँगा इंटरेस्ट पे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूँगा 2-3 साल में, और मुझे एक कॉन्फिडेंस तो अंदर से था ही कि मैं ये बिज़नेस अच्छे तरीके से कर लूँगा। अब ये टाइम पे जो है ना मेरी शादी भी हो गई थी, बिकॉज़ मैं और मेरी वाइफ़ हम लोग एक-दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे मेरे जॉब के टाइम से, और हम लोग ने 2011-2012 तक हमने शादी कर ली थी। और ये सिचुएशन मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मेरी जॉब भी छूट गई है और मेरी शादी भी हो गई है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब मेरी वाइफ़ जो है वो सिविल इंजीनियर थी, तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था। वो टाइम पे जो भी उसकी बेसिक सैलरी थी उससे हमारा घर धीरे-धीरे चल जाता था। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था, तो एक फैमिली सपोर्ट मेरे पास हमेशा था। एंड फिर मैंने अपने बिज़नेस को शुरू किया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मुझे तो सिर्फ़ सेल्स आता था। मुझे सिर्फ़ ये आता था कि क्लाइंट्स को कैसे लाना है। बट मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज तो नहीं था, क्योंकि हमारे फ़ील्ड में मैंने सिर्फ़ सेल्स का ही काम सीखा था। एक सेल्समैन को कोई ऐसा तो नहीं सिखाएगा ना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। बट मैंने डिसाइड किया ये सारी चीज़ मैं खुद सीखूँगा। क्योंकि जो भी मैं क्लाइंट्स के पास जाता था, जिनके भी पास जाता था कि सर आप प्लीज़ मेरे पास अकाउंट ओपन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो वो लोग मुझे सिर्फ़ एक ही बात बोलते थे कि विजय, आप मुझे कैसे फ़ायदा कराओगे स्टॉक मार्केट में? और ये चीज़ मुझे हमेशा प्रॉब्लम देती थी। अब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि बॉस, मैं अगर किसी क्लाइंट के पास जा रहा हूँ तो मैं उनका अकाउंट खोलने के पहले मैं पहले खुद भी तो सीख लूँ, जिनसे मैं उनको गाइड कर सकूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा स्टॉक मार्केट में। और अभी जिस तरीके से बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जिस तरीके से बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपना नॉलेज शेयर करते हैं, वो टाइम पे तो यूट्यूब भी इतना मतलब लोगों को पता नहीं था, और इंटरनेट होना ही एक लग्ज़री होता था वो टाइम पे। एंड मैं क्या करता था, फिर ऑफ़िस में इंटरनेट होता था तो मैं ऑफ़िस से बहुत सारी चीज़ें ढूँढने की कोशिश करता था। और वो टाइम पे मैं 7-8 बजे तक तो अपना जो बिज़नेस है, जो कॉलिंग है कंटिन्यूअसली क्लाइंट के लिए वो करता था, और उसके बाद मैं सीखने की कोशिश करता था। अब स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। अब मैंने आप लोगों को बोला कि मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखूँगा, क्योंकि शायद वो मेरे लिए था ही नहीं। और मैंने डिसाइड किया मेरे को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। वहाँ पे क्या होता था ना कि प्राइस को देख के बहुत सारी चीज़ें होती थी, और हमारे ऑफ़िस में 1-2 ऐसे लोग थे जो ये सारी चीज़ करते थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिखाइए। तो उन्होंने धीरे-धीरे मुझे सिखाना शुरू किया, और पहले मैंने आरएसआई सीखा। अगर आप स्टॉक मार्केट से हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी।
इंडिकेटर्स बोलते हैं इसको। पहले मैंने RSI सीखा, फिर बॉलिंजर बैंड सीखा, फिर स्टोकेस्टिक सीखा, फिर पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स सीखा, और पता नहीं मैंने मूविंग एवरेज क्या-क्या सीखा। एक टाइम पे मेरे चार्ट्स में इतने सारे इंडिकेटर्स थे ना कि मतलब मुझे प्राइस कभी दिखता ही नहीं था, सिर्फ इंडिकेटर्स ही होते थे। अब ये टाइम पे क्या हो गया कि मैं नई स्टडी सीखता था, उसको अप्लाई करता था और अपने बिज़नेस को धीरे-धीरे ग्रो करने की कोशिश करता था। 3-4 महीने वो स्टडी चलती थी और फिर फेल हो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि अरे यार ये क्या बात हुई? आरएसआई इतना अच्छा है, ये फेल क्यों हो रहा है? फिर वापस से मैंने बॉलिंजर बैंड को अप्लाई किया, उसको स्टडी किया, अप्लाई किया अपने बिज़नेस में, फिर वो फेल हो जाता था। अब जभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना फेल हो जाता था, उसका मतलब ये है कि मैंने अच्छे खासे क्लाइंट्स बनाए हैं और वो क्लाइंट्स को नुकसान हो जाता था और मेरा बिज़नेस फिर से डाउन हो जाता था। आप इमेजिन करिए कि एक आदमी है जिसने अपना जॉब भी छोड़ दिया है, जो अभी अपना बिज़नेस कर रहा है एज़ अ फ्रेंचाइज़ी, एज़ अ स्टॉक ब्रोकर, और उसका हर 4-5 महीने में उनके क्लाइंट्स खत्म हो रहे हैं। और आप सोचिए मैं अकेला था, मैं खुद सेल्स करता था, मैं खुद क्लाइंट्स को हैंडल करता था, मैं खुद सर्विस करता था, मैं सारी चीज़ें करता था। तो वो लेवल मेरे लिए इतना स्ट्रेसफुल था, मेरे लिए मंथली मतलब 10,000 भी कमाने के लिए ना, अगर मैं किसी मंथ 10,000 कमाता था तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की और ऐसे करते-करते मेरी लाइफ में 5 मतलब 4-5 साल आगे निकल गए। मर मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं और ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको फॉलो करने से स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमा सकते हो। अब ये टाइम पे ऐसा हो गया कि मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी और ये मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ 2016-17 की। और वो टाइम पे ऐसा हुआ कि अभी हम लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और मेरी वाइफ़ की डिलीवरी हो गई। 2017 में मेरी छोटी-सी बेबी है वो आई हमारे लाइफ़ में, और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी भी मैं अपने बिज़नेस में स्ट्रगल कर रहा था और इतना तो बिज़नेस हो रहा था जिससे घर चले और जिससे हमारी बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट होती थी। बट मेरे पास हॉस्पिटल का जो बिल है वो पे करने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब लकीली मैंने आपको बताया था कि मेरी वाइफ़ इंजीनियर थी, तो उसकी जो सेविंग्स थी उससे हमने बिल पे किया और उसके बाद मतलब अगेन मेरी लाइफ में ये सेकंड ऐसा इंसिडेंस था, वो मैंने आपको जो शॉप वाला बताया उसके बाद, कि मुझे फिर से ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब मैं इतने साल से स्टॉक मार्केट में मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कुछ चीज़ें पता क्यों नहीं चली है? मैंने सारी चीज़ों को अप्लाई करके देखा है, जिसने भी मुझे बोला है कि ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ये स्ट्रैटेजी से पैसे बनते हैं, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी के पैसे बनते हैं। मैंने सारी चीज़ें अप्लाई करके देख ली है, अभी तक मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा नहीं है मैं पैसा नहीं कमा रहा था, बट मैं बहुत ही बेसिक पैसा कमा रहा था जिससे हमारी लाइफ चले और बहुत सारी चीज़ हो। और यही टाइम पे जब मेरी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वही टाइम पे मुझे समवेयर अराउंड 20 लाख का लॉस भी हो गया था स्टॉक मार्केट में ही। अब ये लॉस कैसे हुआ था? मेरे पास जो भी सेविंग थी मैं उसको अपने इन्वेस्टमेंट में लगा देता था और मैं खुद स्टॉक ब्रोकर था, और वो टाइम पे स्टॉक ब्रोकर आपको 20 टाइम्स 30 टाइम्स लिमिट देते थे और मैंने लिमिट लेके कुछ बड़ा ट्रेड कर दिया, जो ट्रेड बहुत ही गलत हो गया। मतलब मुझे आज भी याद है, वो स्टॉक का नाम था रोल्टा और उसने एक दिन 20% सर्किट लगाया था। और अभी तो मैं कभी भी ऐसे वाले स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाता हूँ, बट वो टाइम पे मुझे पता नहीं था और वो टाइम पे मैंने उसको लोअर सर्किट में बाय कर लिया था और कंटिन्यूअसली वो स्टॉक 3-4 दिन तक और लोअर सर्किट लगाते गया था और मैं सिर्फ देखते रह गया। मेरे जितने भी पैसे थे, जो भी मैंने रिस्क लिया था, मैं ज़्यादा कमाने के चक्कर में गया था और मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब अगेन एक ऐसा पर्सन जिसके लाइफ में अभी तक मतलब वो बेसिक पैसा कमा रहा है और उसकी लाइफ में मतलब सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से लॉस हो गया। तो आप सोचो कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। बट जैसे-तैसे मतलब मैंने अपने ब्रोकर को बोला कि भाई मैं आपके साथ ही हूँ, मैं जैसे-जैसे बिज़नेस करूँगा आप उससे माइनस कर लेना, और ये सारी चीज़ें चलती गई। अब मेरे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया ना जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भाई मुझे कुछ अच्छा करना है और मुझे स्टॉक मार्केट में मेरे नाम को बहुत आगे करना है। बिकॉज़ अब बहुत सारी चीज़ें स्टडी करके देख ली। अब आप बोल सकते हो ना कि एक सक्सेसफुल आदमी को कभी भी आप पूछोगे ना कि भाई आप सक्सेसफुल कैसे बने? तो शायद वो आपको बताएगा कि मैंने ये सारी चीज़ें गलती से मतलब मैंने ये सारी चीज़ें की है और इसमें मैं फेल हुआ हूँ। और ये सारी चीज़ आप मत करना, इससे मोस्ट प्रोबेबली आप जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो मुझे पता चल गया था कि मुझे अभी क्या नहीं करना है और मैंने डिसाइड कर लिया
कि भाई जो चीज़ मैंने आज तक फॉलो की है मुझे वो चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। और मैंने फिर है ना एक दिन क्या किया, अपने चार्ट्स में जाके सारे इंडिकेटर्स को डिलीट कर दिए। और आप बोल सकते हो कि ये गलती से भी हुआ था, हमारे यहाँ पे आईटी वाले की गलती से। और मैंने फिर लिटरली देखा सिर्फ प्राइस को, और मैं वहाँ पे ऐसा शॉक हो गया कि आज तक मैं इतने सारे चीज़ों के पीछे भाग रहा था कि क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मुझे पैसा कमा के दे सकती है। और वो स्ट्रैटेजी हमेशा मेरे आँख के सामने थी, पर मैं उसको कभी देखता ही नहीं था। मैं क्या देखता था, आरएसआई क्या है, बॉलिंजर बैंड क्या है, कौन सा मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है। मैंने कभी प्राइस को ध्यान से देखा ही नहीं, जो आप सोचो एक आदमी रोज देखता है। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी से मैं सिर्फ प्राइस को देखूंगा और मैं प्राइस को फॉलो करूंगा, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन एनालिसिस बोलते हैं। अब वो टाइम से मतलब 2017 से मैंने ये चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। और वो टाइम पे मैंने ब्रूसली का एक कोट पढ़ा था, जो ये बोलता है ब्रूसली कि मैं वो पर्सन से नहीं डरता जो 10,000 किक 10,000 बार ट्राई करता है, मैं वो पर्सन से डरता हूँ जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। तो वो बोलते हैं मास्टर इन वन। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरी लाइफ में अभी मुझे कुछ करना है तो सिर्फ यही करना है, और मैं सिर्फ वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था। और मैं प्राइस एक्शन एनालिसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एंड धीरे 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 जो मेरे रिजल्ट है वो अच्छे होते गए, अच्छे होते गए। अभी मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं अभी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, बट येस, अभी मुझे ये पता होता है कि मुझे कभी काम करना है, कभी काम नहीं करना है, और कभी मुझे ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, कभी मुझे नहीं लगाने चाहिए। तो ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को फॉलो करने के बाद मैंने अपने लाइफ में, आप बोल सकते हो कि एक स्टेबिलिटी आई। अभी मेरा बिजनेस भी अच्छा है। मैंने आप लोगों को बताया कि एक टाइम पे मैं 5,000, 6,000, 10,000 जितना कमाता था, अभी मैं महीने के 10-15 लाख रुपए कमाता हूँ। और अभी आप बोल सकते हो कि मैं पीसफुली पैसा कमाता हूँ। और आपको एक बात बताऊं, जो शॉप में मैं पहले काम करता था, आप अभी भी जाके देखना, अंधेरी स्टेशन में, अंधेरी ईस्ट में लाखेरी साड़ी शॉप है। आज वो शॉप के सामने वाली बिल्डिंग में मेरा घर है 11th फ्लोर पे। तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँ? मतलब मैं खुद इतना खुश होता हूँ कि मैंने ये चीज़ को अचीव किया है, बट अभी मुझे और आगे भी जाना है। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ माय लाइफ। तो अभी मैं आराम से काम करता हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो डेली 4, 5, 10 ट्रेड करते हैं। बट मैं, मेरी जो जो भी रिटर्न है, अगर उसको मुझे जनरेट करना है, तो मैं साल में सिर्फ 20 से 25 ट्रेड करता हूँ। और आपको ऐसा लगेगा ये कैसे पॉसिबल है? बट ये पॉसिबल है अगर आप टाइम फ्रेम को बड़ा कर दो। मैं पहले ट्रेड करता था और मैं पहले लोगों को सजेस्ट करता था, क्योंकि मैं देखता था ना कि इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेड से बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम देखता था, 15 मिनट टाइम फ्रेम देखता था, 3 मिनट टाइम फ्रेम देखता था, और क्या पता क्या-क्या और सारी चीज़ें करता था। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, फिर से मेरे दिमाग में वो आया था कि भाई मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल लाइफ में इतने सक्सेस कैसे उनको मिला? और मुझे पता चला कि वो कभी भी छोटे टाइम फ्रेम की तो बात ही नहीं करते हैं, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की बात करते थे। तो सिंपली फिर मैंने क्या किया, अपने चार्ट में मैंने पहली बात तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को फॉलो करना शुरू किया, जिसको मैं बोलता हूँ मास्टर इन वन। एक ही स्टडी पे मैं प्रैक्टिस करता था, और मैंने जो मेरा टाइम फ्रेम है उसको वीकली और मंथली पे कर दिया। अब इससे क्या हो गया, जो बहुत सारी नॉइज़ होती है वो कम हो गई, मतलब डेली बेसिस की न्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको कम इम्पैक्ट करने लगी। आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो भी कम हो गए, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। बट बिलीव मी, मैंने ये मतलब कभी गोल मेरा था ही नहीं, मैंने लाइफ में मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। बट मैं सच में अभी अच्छा बोलूँगा, जो भी मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए, हर स्ट्रगल से मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी, और मैंने लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना बिज़नेस करना है, और मुझे महीने में ये 10,000 20,000 रुपए नहीं कमाने, मुझे बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं। और बिलीव मी, अभी मैं वो कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप लोगों को पता है, पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या चेंज करना है? सबसे पहले आप लोगों को जो चेंज करना है वो है आपका माइंडसेट। अगर आप कभी ऐसा सोचोगे ही नहीं कि मुझे लाखों पैसे कमाने हैं, मुझे हर महीने 10 लाख 20 लाख कमाने हैं, तो आप कमाओगे ही कैसे? पहले आप ये बिलीव करना शुरू करो कि मुझे ये करना है। मैं हमेशा ये बात में मानता हूँ, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और मैं सच बताऊँ तो मैं जो स्टॉक को ये चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी पहले मतलब 1-2 साल पहले कुछ ऐसे जो स्टॉक्स के वीडियोस देखे थे, जो सच में इंस्पायरिंग होते हैं।
अगर आप लोगों को कुछ सीखना है ना, तो आप इनके वीडियोस से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। बट एक बात है, अगर आप लोगों को सीखना है तो वो चीज़ के लिए मैं जो स्टॉक को थैंक यू बोलूँगा।